नमस्कार। बस within 10 seconds we are going to be live on our platforms. सभी दर्शक मित्रों से, श्रोता मित्रों से विनती है कि वो हमारे सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ जाएं। आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा आज का जो वेबिनार है, बेसिकली वो खास करके बच्चों को टारगेट करके हमने किया है। वैसे तो ये आबालवृद्ध सभी के लिए है, बट हमारा जो आज मेन टारगेट ऑडियंस है वो है किड्स एंड देयर पेरेंट्स। तो हमारे हमारे ये बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है कि राजकोट और गुजरात के बहुत एक वेल नोन एजुकेशनलिस्ट, वो चाहे जय इंटरनेशनल स्कूल हो, जीनियस इंटरनेशनल स्कूल हो, गार्डी विद्यापीठ हो, शक्ति स्कूल हो, ऐसे बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए और बच्चों से लेके बड़ों तक, यूनिवर्सिटी से लेके किड्स तक जो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ चला रहे हैं, ऐसे धर्मेंद्र बी मेहता, डीवी मेहता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीवी मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। ऐसे ही एक हमारे वरिष्ठ मित्र, हमारे एक सेवाभावी सहयोगी, बाय प्रोफेशन एंड बाय मिशन, हिमसेल्फ इज ए साइकियाट्रिस्ट, राजकोट और सौराष्ट्र के बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं और उनकी मास्टरी भी किड साइकोलॉजी में है। वो भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिलन रोकड़ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। आज ये हमारे इस वेबिनार को एनिमल हेल्पलाइन करुणा फाउंडेशन के जो 2 लाख से ज्यादा व्यूअर्स हैं वो भी सभी देख रहे हैं, और जय इंटरनेशनल स्कूल, जीनियस स्कूल, उसके सभी प्लेटफॉर्म पे भी ये लाइव हो रहा है। इस लाइव वेबिनार के माध्यम से भी बहुत सारे हजारों की संख्या में जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं स्वागत और अभिवादन करता हूं। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज तारीख 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिन की तरह डिक्लेयर किया हुआ है। तो स्वास्थ्य का मतलब हम क्या समझते हैं? एक होता है फिजिकल स्वास्थ्य और दूसरा होता है मेंटल स्वास्थ्य, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। हम सबको मालूम है कि आज कोरोना हो, एड्स हो, डिप्रेशन हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से पूरा विश्व घिरा हुआ है। तो इस तरह के माहौल में जैसे होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, उसी तरह से इमोशनल कोशेंट, उसका भी बहुत बड़ा महत्व आज के युग में बढ़ गया है। वैसे पहले भी था, बट ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशेंट का मतलब हम सब लोग समझ रहे हैं, या ऐसी घड़ी आ गई है कि हम अगर नहीं समझेंगे तो हम बहुत बहुत कुछ लूज करेंगे। आज हम सबको मालूम है कि बहुत बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, और बच्चों में भी कई बार हमने ऐसा देखा गया है कि कोई कोई रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया तो वो कुछ ऐसा कृत्य कर लेता है जो हम उसको नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स भी बहुत उसके लिए डिप्रेशन में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, और वो बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है कि लाइफ इज अ रेट रेस। लाइफ जो है वो चूहों की रेस है। इफ यू विन यू आर अ रेट, इफ यू लूज यू आर अ रेट। तो हम सबको इस रेट रेस से कैसे बचना है, और हमारा सबका जो ईक्यू है, खास करके बच्चों का, उसको कैसे एम्पावर्ड करना है और सही तरह से उसको अपने लाइफ में भी एस्टेब्लिश करना है, उसी दिशा में आज हम बात करेंगे। और हमारे ये लाइव वेबिनार के माध्यम से जो हजारों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबको मार्गदर्शन देंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ व्यूअर तो हैं, बट उनको एड्रेस करने के लिए गुजरात के प्रोमिनेंट एजुकेशनलिस्ट श्री डीवी मेहता जी, और गुजरात के बहुत बढ़िया, बाय हार्ट भी बहुत बढ़िया, ऐसे हमारे वरिष्ठ दोस्त डॉक्टर मिलन रोकड़ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक हमारी संस्था की एक परिकल्पना थी, और हमारे जो आज के दोनों जो मार्गदर्शक थे, उनकी भी एक ऐसी हमको सूचन था कि भाई आज ये पूरा जो माहौल है या वेबिनार है वो बच्चों को टारगेट करके किया गया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हमको एक बच्चों को बोलते हैं ना कि वो रिटर्न गिफ्ट, वो हम एड्रेस तो करेंगे, उसको पूरा गाइड तो करेंगे, वर्बल गाइडेंस भी देंगे, वो सब तो हम देंगे और देते रहेंगे, बट कुछ ऐसा हम कुछ किया जाए आज के वेबिनार में कि जिससे हिसाब से बच्चों को बोलते हैं ना, वो दिल से मजा आ जाए, वो उनके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। तो एक आप सबके लिए एक सरप्राइज भी हमने रखी हुई है, वो बीच में मैं आपको बताऊंगा, और आप मेरा यकीन मानिएगा, आप सब लोग उसको देख के और उनको भी सुन के आप खुश हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा अपने आज के वेबिनार के मुख्य मार्गदर्शक धर्मेंद्र मेहता जी से विनती करूंगा कि वो आज का जो मेन विषय है, खास करके बच्चों में भावनात्मक प्रतिक्रिया, उस विषय पे अपना अनुभव सिद्ध मार्गदर्शन हम सबको दे। डॉक्टर धर्मेंद्र भी मेहता जी।
नमस्कार, नमस्कार। सबको प्रणाम। करुणा फाउंडेशन की ओर से आज बच्चों में भावनात्मक बुद्धि का क्या महत्व है, उसके वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों, बच्चों को हम नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में ही हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अजीज दोस्त मित्तल जी और डॉक्टर मिलन रोकर, उसका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही गहन है। हम आईक्यू की बहुत बात करते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान आदमी है, ये तो बहुत सफल आदमी है, लेकिन हम इमोशनल क्वेश्चन की बहुत कम बात करते हैं, भावनात्मक बुद्धि की हम बहुत बहुत कम बात करते हैं। तो आज हम ये विषय के ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि भावनात्मक बुद्धि, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आज जो बच्चों में वो थोड़ी कम दिखी जा रही है, उसके कारण क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या है। तो महाभारत के युद्ध की बात करें, अर्जुन को कौन नहीं पहचानता। तो अर्जुन जो कि विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर था, गुरु द्रोण जैसे उसके गुरु थे, इंद्र को भी जिसने परास्त किया, ऐसा अर्जुन जब कुरुक्षेत्र का मैदान, एक और पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की सेना, और जैसे ही युद्ध की शुरुआत होने जा रही थी तो इतना महान धनुर्धर वो मैदान छोड़ के भागने लगा। क्यों? वो तो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही ताकतवर था, लेकिन उस जगह जो उसकी भावनात्मक बुद्धि थी, उसकी जो स्थिरता थी, वो कहीं अस्थिर हो गई और उसमें से जन्म हुआ भगवत गीता का। आज हम गुरु द्रोण को कम याद करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण वो उसके भावनात्मक गुरु थे। और अर्जुन के साथ द्रोण का नाम जितना जुड़ा है, उससे ज्यादा भगवान कृष्ण का नाम जुड़ा है। वो इसलिए जुड़ा है कि वो उसके भावनात्मक गुरु थे। आज के जो अर्जुन है वो भी बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन जहां भावनात्मक बुद्धि की स्थिरता की बात है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो डेवलप होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर 1989 उसका पहला मैच कराची पाकिस्तान में, 16 साल की उम्र, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, अकीब जावेद, अब्दुल कादिर जैसे होनहार बॉलर, फास्ट बॉलर और स्पिनर्स। तो उस समय पे वो अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि पहले मैच में उसको जो चोट आई और जो खून निकला, उसके बाद वो सोचने लगे थे कि मैं उच्च कक्षा का क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन उस समय पे उसकी जो भावनात्मक बुद्धि थी, जो उसका ईक्यू था, वो उसको काम में आया। अमिताभ बच्चन जी, जिसको ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया अपनी आवाज की वजह से, वो भी अपनी भावनात्मक बुद्धि के हिसाब से आज भारत के श्रेष्ठ मिलेनियम अभिनेता है। तो ये सब जब बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं आईक्यू के साथ ईक्यू, और मैं तो मानता हूं कि आईक्यू से ज्यादा ईक्यू का इंपॉर्टेंस है। बिल गेट्स बोलते हैं कि मैं मेरी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में 2 विषय में फेल हुआ, और मेरे साथ जो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था वो अव्वल नंबर पे पास हुआ। आज वो माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर हैं और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं।
तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट की सफलता है, जो बिल गेट्स की सफलता है, उसमें इसका जो भावनात्मक बुद्धि है उसका योगदान बहुत बड़ा है। तो हम जैसे भावनात्मक बुद्धि की बात करेंगे तो आज के बच्चों में उसका जो संतुलन है वो क्यों थोड़ा डिस्टर्ब है, उसके अगर हम थोड़े कारण देखें तो खास करके विभक्त कुटुंब सबसे पहला कारण। पहले के जमाने में हमारे जॉइंट फैमिली, संयुक्त कुटुंब होते थे, आज विभक्त कुटुंब का कंसेप्ट है। और वो विभक्त कुटुंब के हिसाब से बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, एक जंगल में एक बंदर था और वो बंदर अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था, तो बहुत डिस्टर्ब हो गया और उसने सोचा कि अब मैं आत्महत्या कर लेता। तो आत्महत्या करने का सोच रहा था। उस टाइम पे उसको लगा कि क्यों ना मैं किसी को काम में आऊं, मैं क्यों ना किसी का खोराक बनूं। थोड़े आगे चलते हुए उसने देखा कि एक शेर सो रहा था। बोला कि ये शेर मुझे खा जाए तो मैं उसका बोझ बन सकता हूं और मैं आत्महत्या भी मेरी हो सकती है। इसलिए वो सो रहे शेर के कान खींचता है। शेर आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि क्यों मरना है तुझे? तो बंदर बोलता है हाँ मुझे मरना ही है। तो क्या तू पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूं। क्यों, क्या है? बोले मैं अकेला हूं इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। शेर ने उसको बाजू में बुलाया और बोला देखने कोई देख नहीं रहा है? बोले ना हम दोनों अकेले, कोई नहीं देख रहा। शेर बोले कि दोस्त मैं भी अकेला हूं, मैं भी अकेलापन महसूस कर रहा हूं, चलना हम दोनों दोस्त हो जाए और क्यों ना ये जिंदगी को अच्छी तरीके से जिए। तो आज हर एक, चाहे शेर हो चाहे बंदर, हर एक आदमी अकेलापन महसूस करता है। दूसरा कि हमारी जो समाज व्यवस्था है वो मटीरियलिस्टिक हो गई। आज हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो जो बड़ी बड़ी फीस वाली स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो दे फील सेटिस्फाइड कि मैं तो मेरे बेटे के लिए 1 लाख रुपया हर साल खर्चा करता हूँ, मैं तो मेरे बेटे को घुमाने के लिए लंदन ले जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया लेके जाता हूँ। तो ये जो मटीरियलिस्टिक समाज है वो मटीरियलिस्टिक समाज की वजह से बहुत ही परेशानी है, क्योंकि जहाँ आध्यात्मिकता कम होती है, जहाँ इमोशनल भावनात्मक जो बुद्धि होती है उसकी कम वैल्यू होती है, वहीं समाज में इस तरीके की अव्यवस्था होती है। तीसरी बात है कंपैरिजन। हमारी मानसिकता दूसरों के साथ कंपेयर करने का, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। बोलते हैं देख तेरे अंकल के बेटे वो तो 95% आए, तुझे क्यों 85% आए? तो क्यों मैथ्स के सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेके आए? वो बच्चा समझता है लेकिन बोल नहीं सकता है कि हमारे अंकल के पास तो BMW है, आपके पास क्यों मारुति सुजुकी? वो नहीं बोलता है लेकिन वो समझता है कि मेरी कंपैरिजन गलत तरीके से हो रही है। आप अगर एक मछली को पेड़ के ऊपर चढ़ने की कंपटीशन में लगाओ और एक स्क्विरल उसको पानी के अंदर तैरने की कंपटीशन में ले जाओ तो क्या होगा? दे बोथ विल फेल। इसलिए ये दुनिया में आया हुआ हर एक बच्चा, हर एक आदमी यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है, वो समझने की बहुत जरूरत है। और एक्सपेक्टेशन, हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही होना चाहिए, मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही होना चाहिए, मेरा बच्चा तो श्रेष्ठ ही होना चाहिए हर एक पहलू में। लेकिन होता क्या है कि बच्चे ओवर एक्सपेक्टेशन का जो भार होता है, उसका जो वजन होता है वो वजन नहीं उठा सकते हैं और उससे उसका जो भावनात्मक बुद्धि का संतुलन है वो डिस्टर्ब होता है।
एक छोटा सा किस्सा है। उत्तरायण के दिनों में जब टेरेस के ऊपर सब काइट फेस्टिवल मना रहे थे, तब 10वीं बोर्ड की कक्षा में एक बच्ची पढ़ रही थी। वो बच्ची ऊपर काइट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गई। जैसे ही उसकी माँ ने उसको देखा, बोली रे तेरा तो बोर्ड का एग्जाम है, तुझे ये पता नहीं चलता है, तू आज नहीं पढ़ेगी तो तू फेल हो जाएगी, तेरे में इतना भी तमीज नहीं है कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, तुझे तो तेरे रूम में बैठ के पढ़ना ही चाहिए। अभी वही बच्ची उतनी डिस्टर्ब हो गई, वो नीचे जाके उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। अगर उसी समय पे अगर उसके पेरेंट्स ने उसको प्यार से बात की होती कि बेटा आज चल मैं तेरी खिड़की पकड़ूंगी, आज के दिन तू उत्तरायण उसका मजा लूट ले, लेकिन कल से तुझे दिल लगा के पढ़ना है, तो ये बात वहीं पे खत्म हो सकती थी और एक होनहार जीव उसको आत्महत्या नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही बात करें हम तो कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो और प्रोटेक्शन बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को, छोटी छोटी चीज जब बोर्ड के ये साल में हो, पढ़ाई कर रहे हो तो इतना प्रोटेक्ट करते हैं, उतना प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे बटरफ्लाई है, उसको भी अपने कोकून से बाहर आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी हमारे बच्चे हैं वो बटरफ्लाई जैसे, अगर आप वो कोकून जो होता है वो कोकून को खोल के बटरफ्लाई को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो देखना वो बटरफ्लाई उड़ नहीं सकेगा, क्योंकि जब वो कोकून से बाहर निकलेगा और उसके जो शरीर है उसमें जिस तरीके का चेंज आएगा वही उसको ये दुनिया में उड़ने के लिए सक्षम बनाएगा। लेकिन ये पेरेंट्स नहीं समझते हैं, इसलिए वो और प्रोटेक्ट करते हैं। तो डर का माहौल इतना, हर चीज में डर, हर चीज में डर। आज मैं छोटी छोटी कहानी आपको सुना के ये सब बात करूंगा। बहुत साल पहले बगदाद इराक में बहुत ही बड़ा फकीर था, और वो फकीर जैसे बगदाद शहर के बाहर, हाँ मेरे को लगा दी तो उसने देखा फकीर ने कि प्लेग उसका जो राक्षस था वो उसके बगदाद के दरवाजे नॉक कर रहा था। फकीर ने देख लिया, उसने बोला कि तू यहाँ क्यों आया है? तो प्लेग ने बोला कि मैं यहाँ सब लोगों की जान लेने के लिए आया। बोले क्यों? बोले मेरा काम है। बोले कितने लोगों का जान लेगा तू? बोले मैं तो 10,000 लोगों का जान लूंगा। फकीर वहां से चले गए। फिर 6 महीने के बाद फिर से बगदाद में आए। बगदाद में आकर उसने लोगों को पूछा कि क्या यहाँ प्लेग आया था? तो बोले हाँ आया था। फकीर बोले वो बिल्कुल बराबर बात उन्होंने 6 महीने पहले बताई। बोले लोग मर गए? हाँ। बोले बहुत से लोग मर गए। बोले कितने लोग मरे? बोले 50,000 लोग मर गए। अरे उसने तो मुझे 10,000 बोले थे कि 10,000 की जान लेने के लिए आया हूँ। तो फकीर तो प्लेग के वायरस को ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते उसने ढूंढा और उसको पूछा कि तूने झूठ क्यों बोला भाई? तो बोल रहा था कि मैं 10,000 लोगों की जान लूंगा। वो वायरस ने बोला कि मैंने तो 10,000 लोगों की जानी है, बाकी के 40,000 लोग तो मेरे डर से मर गए। तो जो डर का माहौल है, वो जो डर का माहौल वो हमारी भावनात्मक जो संतुलन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा ही एक कारण हम नेचर से विमुक्त, कुदरत से विमुक्त होते जा रहे हैं। जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से हम कुदरत से विमुक्त होते जा रहे हैं। और जितना आप नेचर के साथ रहोगे उतना आपका भावनात्मक संतुलन है वो बरकरार रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले आप देखो उत्तराखंड में पाइन का जो फॉरेस्ट है वहां फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर शुरू हुआ है। वो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर में बोलते हैं कि अगर आप पाइन का जो पेड़ है वो पेड़ को आप एम्ब्रेस करते हो, उससे गले लगते हो, तो आपके बॉडी में बहुत से डोपामाइन जैसे जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स
जो कि आपका भावनात्मक जो संतुलन है उसके लिए उपयोगी हैं। ऐसे जो केमिकल्स हैं वो इससे क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके की जो नेचर से जुड़ने की बात है, तो अगर नेचर से हम विमुक्त होते हैं तो हमारा भावनात्मक संतुलन है वो डिस्टर्ब होता है। अभी इनके छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊं, वो छोटे छोटे उपाय। तो पहला उपाय है पेरेंट्स के लिए, जो प्रेशर कुकर का कंसेप्ट है। प्रेशर कुकर का कंसेप्ट ये कि उसमें एक सेफ्टी वाल्व होता है। जैसे ही प्रेशर कुकर गर्म होता है, जैसे ही उसमें इवापोरेशन होता है, तो जो सेफ्टी वाल्व होता है वो खुलता है। हर एक माता पिता को भी सेफ्टी वाल्व का रोल परफॉर्म करना है। जब अपने बेटे का संतुलन बराबर ना हो तो अपने बेटे को सेफ्टी वाल्व की तरह काम में आना है, उसकी बातें सुनना है, उसको समझना है। ऐसे ही ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना है, सेल्फ कंपैरिजन करना है, अपने आप की कंपैरिजन करना है, क्योंकि ये दुनिया में हर एक को हर एक चीज नहीं मिलती। जो एक बात है ना, कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आज मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है। अभी मैं अगर हमारे बारवाया धर्मेंद्र सर से मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूं तो मैं डेफिनेटली मैं अपने आप को छोटा महसूस करूंगा। तो मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए। सेम वे हमारी जो सोच है वो प्रोसेस ड्रिवन होनी चाहिए, गोल ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर क्या है, हम टारगेट बना लेते हैं कि मुझे 5 साल में ये होना है, 1 साल में ये होना, 2 साल में होना है। फिर उसके प्रेशर में ही हम हमारा भावनात्मक संतुलन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन प्रोसेस कि भाई आज के दिन में माइंडफुलनेस इसको बोलते हैं, प्रेजेंस में रहने का, पास्ट और जो फ्यूचर है उसके ऊपर फोकस नहीं करने का, आज मुझे क्या करने का है, माइंडफुलनेस वही सोचने का अगर रखें हम, तो हम सही मायने में हमारा भावनात्मक संतुलन है उसको बरकरार रख सकते हैं। बैक टू नेचर जो हमने बताया, हमें बैक टू नेचर, बच्चे हैं, बच्चे को खास करके नेचर के साथ जोड़ना चाहिए। हर एक स्कूल, हर एक शिक्षक, उसका भी ये उत्तरदायित्व है, हर एक पेरेंट्स का भी ये उत्तरदायित्व है कि आप अपने बच्चे को लंदन घुमाने के लिए नहीं ले जाओगे तो चलेगा, लेकिन गुजरात में जो गिरनार है, राजस्थान में जो आबू का पर्वत है, जो हिमाचल प्रदेश है, जो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट है उसका विजिट करो। तो अगर आप नेचर के साथ उसको जोड़ोगे तो उसका जो भावनात्मक संतुलन है वो और भी अच्छा होगा। योग, मेडिटेशन, प्राणायाम जिसकी बहुत ही जरूरत है आज के दिनों में। पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप पॉजिटिव जितना सोचोगे आप, इतने आपका इमोशन से वो ज्यादा पॉजिटिव होंगे, बराबर। 1 मिनट का गुस्सा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो 5 घंटे तक खराब कर सकता है। 1 मिनट का आपका गुस्सा आपका इम्यून सिस्टम है वो 5 घंटे तक वो खराब कर सकता है। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस, लव एंड लाफ, बहुत हंसना है, हर एक चीज में कहीं ना कहीं खुशी को ढूंढना है, हर एक चीज में कहीं ना कहीं खुशी को ढूंढना है। और खास करके हम बताएंगे कि गुजरात में, शायद भारत में पहली बार सेल्फ फाइनेंस स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बच्चों के लिए काउंसलिंग सेंटर शुरू किए। We have started 13 counseling centers in Rajkot in the last 1 week. और ये काउंसलिंग सेंटर में हम बच्चों की जो भावनात्मक बुद्धि, वो भावनात्मक बुद्धि को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। आज का जो अर्जुन है, मैंने पहले भी बताया कि जो 5000 साल पहले का अर्जुन जो फेस करता था भावनात्मक बुद्धि का जो इम्बैलेंस, वही आज का अर्जुन भी फेस कर रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक शॉर्ट रिक्वेस्ट, हमारे बीच अमित मेहरा जी, बहुत बड़े फिल्म स्टार हमारे बीच मौजूद है। आपका इफ यू डोंट माइंड 5 मिनट की बात लेंगे प्लीज। तो उनको उनको निकलना है और उसके बाद आपका वीडियो भी लेंगे और आपको वापस भी सुनेंगे। हाँ जी प्लीज। अमित मेहरा जी बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और प्योर वेजिटेरियन, प्योर वीगन है। और कोरोना जो आज का जो मेन सब्जेक्ट है, इमोशनल क्वोशंट, उसके बारे में वो 2 मिनट जो हमारे सभी खास करके किड्स, जैसे डीवी भाई ने बताया
कि आज हम बहुत आभारी हैं डी भाई के कि उन्होंने बहुत सारे किड्स को भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उसका जो स्पेशल उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया हुआ है, वो भी हम अमित मेहरा जी की स्पीच के बाद देखेंगे। अमित मेहरा जी, उनका फेस देख के आपको मालूम चल जाएगा, 6.5 फीट की तो उनकी हाइट है, बहुत हेल्दी हैं। और वो बताएंगे कि जैसे वो एक दुविधा होती है ना कि भाई नॉनवेज खाएंगे तो ही ये हेल्थ अच्छी रहेगी या ऐसे, तो जो क्रूरता बिना भी, किसी पे क्रूरता किए बिना भी, मीन्स ईक्यू से भी कैसे एम्पावरमेंट हो सकता है उसके बारे में वो बताएंगे अमित मेहरा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। मैं पहले तो स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा कि 2 साल पहले मैं एक, जैसे मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन होता है, जिसमें 45 कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, और उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि हु इज़ द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन। तो उसमें स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी थी जिसमें मैं जीता था। वो तो आई वॉज अवॉर्डेड द फिटेस्ट पर्सन इन 45 कंट्रीज। तो मेरे से वहां से जनरली लोगों ने पूछा कि यार आप इतने फिट कैसे हो, मतलब इतनी हाइट में, एंड आई एम लाइक ऑलमोस्ट 6'5" एंड माई वेट इज 100 kgs। तो मैं उनको बोला मैं पहले एथलीट भी था बचपन से, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फूड। और ये आपका मिसकंसेप्शन है कि लोग नॉनवेज खाते हैं, लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो यही खाएंगे तो ही बॉडी बनेगी, यही खाएंगे तो या फिट रहेंगे। बट ये मिसकंसेप्शन है। आप जितना ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, दालें हो गई, जो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है, सालों से जो खाना लिखा हुआ है, उनसे बेहतरीन, उससे अच्छा, उससे पौष्टिक आहार और कोई नहीं है दुनिया में। मेरे ख्याल से 70 से 80 कंट्री से ज्यादा घूमा हुआ हूं। तो मैं कहीं भी जाता हूं, मैं चाहे ब्रेकफास्ट के लिए भी गया तो मेरा फिक्स है, अगर मैं यहाँ पर भी हूँ, आज मैं अपने राजकोट में बैठा हुआ हूँ, तो राजकोट में मैं सुबह मैं उनको बोलता हूँ मुझे स्प्राउट्स दे दिया करो। तो एक, हाँ, ये होता है कि आप जितना खाएंगे आप इतनी क्वांटिटी खाएंगे, जो मेरी क्वांटिटी होती है वो इतनी होती है। तो हमारा जितना आहार जितना पौष्टिक है, वो आगे आने वाले जनरेशन को हमें बताना बहुत जरूरी है कि भाई इससे नहीं होता कि आप नॉनवेज खाओगे तो ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी बनेगी। आप जितना वेजिटेरियन फूड खाओगे, जितना वीगन फूड खाओगे, हरी सब्जियां हो गई, सैलड्स हो गए, ये जितना खाओगे उतना ही आप ज्यादा सेहतमंद रहोगे। और ना ही सिर्फ बच्चे, मैं मोस्टली इंडियन क्राउड में देखता हूं कि हमारा जो मोस्टली आहार होता है वो चावल या रोटी, इस पे ज्यादा बेस्ड होता है, जो कि मैं मानता हूं कि गलत है। आप जितना चावल खाते हो तो चावल से ही आपका पेट आता है, चावल से ही आपको आलसपन आता है। आप उससे ज्यादा सब्जियां खाओ, सलाद खाओ। आप जितना हो सकता है, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, या गाजर हो गई, चकुंदर, बीटरूट हो गया, आप जितना ही हो सकता है उतना खाओ। तो ये आपको क्या होता है कि ये हर चीज आपके घर से शुरू होती है। घर बच्चा वही फॉलो करेगा जो वो अपने माता पिता को देखे खाते हुए। अब वो पापा पापा को देख रहा है, शाम को 9 बजे पापा विस्की के ग्लास लेके बैठ जाते हैं, तो बच्चा भी बड़ा होगा तो बच्चा ही बोला, अरे मेरा जब बाप पीता तो मैं क्यों नहीं पीता, मैं क्यों नहीं पीऊंगा। अब उनको पता है कि पापा सैलेड खा रहे हैं, पापा जिम जा रहे हैं, 50 साल में ही पापा की बॉडी अच्छी है, तो मैं भी फिर ऐसा ऐसा बनाऊं, पापा मुझे भी जिम जाना है। तो बच्चा आपको देख देख के बड़ा होता है। पर बच्चा देखेगा कि आप बचपन से ही, आपको जिम से आते हुए देखेगा, आप बोलोगे बच्चे को अरे चलो 10 पुशअप लगाते हैं, तो बच्चा आपके साथ पुशअप लगा रहा है। अब वो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो आपको बचपन से ही डेवलप करना पड़ता है। आप बचपन से, यहाँ पे आप छोटे बच्चों को देखो तो आप उनको घी खिला रहे हो, आप उनको चॉकलेट्स खिला रहे हो, आप उनको बाहर से जूसेस जो आ रहे हैं शुगर वाले वो खिला रहे हो, दैट इज रॉन्ग। वंस इन अ वीक, वंस इन अ वाइल इज फाइन। बट आप बच्चे जब पैदा होते हैं उनको सॉल्ट शुगर का टेस्ट नहीं पता होता। वो आप उनको टेस्ट डालते हो, उनको डेवलप करते हो। आप उनको ब्लैंड फूड दोगे तो उन्हीं की आदत पड़ जाएगी, आप उनको ब्लैंड दाल दोगे तो वही आदत पड़ जाएगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे घर पे मेरे बचपन से मैं 57 kgs था व्हेन आई वाज, आज से 10-12 साल पहले आई वाज वेरी थिन। मेरी हाइट 6'3", 6'4" थी। तो बट आई यूज टू बी एन एथलीट। मैं बहुत ज्यादा एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, मैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। लेकिन मैं बहुत पतला था, माई वेट वॉज 28। तो लेकिन वो फिर हरी सब्जियां खा के मैंने थोड़ा डाइट चेंज करा, फ्रूट्स खा के, देन आई बिकेम वेरी फिट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे मेरे घर पे ही बचपन से डॉग्स हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले से डॉग्स हैं। मैं बॉम्बे रहता हूँ, मेरे पास पर्सनली 2 कैट्स हैं, एक लव बर्ड्स है। तो वो एक बचपन से आपको बच्चों में आदत डालनी पड़ती है कि यार देखो आपके घर पे आप, नॉट इवन एट योर होम पेट्स, आपके जो बाहर के जो डॉग्स हैं या बाहर जो काऊ आती है, यू हैव टू ग्रीट देम। अगर उनको भूख है तो आप उनको कुछ खिलाओ। मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी ऐसा करती थी कि गाय आती थी, गाय आके डोर को नॉक करती थी, पता चल गया गाय आ गई, ऑटोमेटिकली एवरी सिंगल डे एट 4 PM काउ यूज टू कम, डोर को नॉक करके
मम्मी दरवाजा खोलती थी, पानी की बाल्टी लेके पानी की बाल्टी रखती थी और वो पूरा पानी पीती थी। पूरा पानी पी के रोटी, चाहे आटा हो गया या फिर रोटी बना के मम्मी उनको खिलाती थी पूरा। और ये एवरी सिंगल डे शी यूज्ड टू कम एट 4 PM एवरी डे, फिक्स था टाइमिंग। तो ये आपको बचपन से, और ये मुझे भी आदत मेरे घर से ही डली है। हो सकता है कि मैं भी उतना इमोशनल बॉन्डिंग मेरी नहीं होती कि अगर मेरे को बचपन से नहीं होता, तो बचपन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज करते हैं आप हमेशा घर से शुरू करें। तो अगर आप चाहे आप बर्ड्स हो गए, मेरे घर पे मेरे पैदा होने से पहले 100 पिजन्स थे, कबूतर थे। मेरे भाई ने 100 कबूतर रखे हुए थे। और वो 100 कबूतर ऐसे थे कि हाँ उनको केज में रखा हुआ था, लेकिन अगर केज खोल दो सारे कबूतर बाहर आते थे, बट कोई उड़ता नहीं था। सो वही बैठे हुए हैं, मतलब शाम को 7-8 बजे खोल दिया, शार आके बाहर बाहर आके सारे बैठ गए। मतलब आप अगर एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग बनाते हो तो एनिमल्स गिव यू बैक विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो आप वो बर्ड्स के साथ बॉन्डिंग बनाओ, आप वो कैट्स के साथ बनाओ, डॉग्स के साथ बनाओ बचपन से। और आप ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एडल्ट कि हम हमारे घर से शुरू करें, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर आवर जनरेशन विच इज कमिंग इन द फ्यूचर, जो कि हमारे बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, वहां से शुरू करें। अब मेरे से अगर आके लोग पूछते हैं, मेरे से बच्चे पूछते हैं, अरे आप इतना फिट कैसे हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, तो मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा मैं वीगन हूँ। मैंने कहा आप मुझे इतना बोल भर के, इतना मुझे 1 किलो का दाल दे दोगे तो मैं पी जाऊंगा अभी। आप मुझे सैलेड भर के इतना बड़ा बाउल दे दोगे तो मैं खा जाऊंगा। तो वो आपसे ग्रैप्स करते हैं। अब बच्चे देखते हैं। सी वंस यू आर अ पब्लिक फिगर, वंस यू आर एन इंस्पिरेशन, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। लोग आपको देखते हैं, बच्चे आपको देखते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो बच्चे बोलते हैं अरे यार मुझे ना ऐसा बनना है। आप किसी स्टार को देखते हो, सुपरस्टार को देखते हो, मुझे ना ऐसा बनना है। तो दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स के यार, मतलब यू हैव टू बी यू आर अ पब्लिक फिगर। तो आप आगे आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करो कि वो और हेल्दी और फिटनेस में थोड़ा और रुचि करें। और जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स को थोड़ा पोलाइटली ट्रीट करें, वेदर नॉट ओनली योर होम पेट्स। हम होम पेट्स को तो अरे हमने डॉग्स रख लिए, हम उनको बाहर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट स्ट्रीट डॉग्स को भूल जाते हैं। अगर आप डॉग्स को भी घर पे रख रहे हैं, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि आप डॉग्स खरीदे ना। आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको घर पे रखें, आप उनको एक थोड़ा मौका दीजिए। अब वो जितना आपको प्यार करेंगे, आप खरीद के तो कुछ भी रख सकते हैं, बट लेकिन जो आप स्ट्रीट डॉग्स को, दे नीड अ होम, दे नीड अ हाउस, दे नीड लव। सो आप ऐसा कुछ करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे लगता है मैं बहुत बोल गया। लेकिन जब कुछ भी फिटनेस से रिलेटेड या ग्रीनरी से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड कुछ होता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आने वाली जनरेशन को मैं कुछ इंस्पायर कर सकूं कि अगर बॉडी अच्छी बनाई है या अगर मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, उस पर्सनैलिटी उस बॉडी का कोई फायदा नहीं है कि आप आने वाली जनरेशन को अगर उससे इंस्पायर ना करें तो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इससे बहुत। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपका भी मैं सुन रहा था, जो आपने मुझे कुकर वाला एग्जांपल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन एल्स। दूसरा एग्जांपल आपका ही दिया था कि आपका हाइट है वो 6 फीट 5 इंच है, जी सर। मेरा 5 फीट 2 इंच है। आई कैन जी। नॉट कंपेयर विद योरसेल्फ विद अरे आपको नहीं नहीं सर। है। हाँ? तो कंपैरिजन से प्रेशर क्रिएट होता है, कंपैरिजन। Absolutely, absolutely, absolutely. But sir, you are more senior. The amount of knowledge I will gain from you is definitely, that is what matters. Once you grow old, एक experience हो गया, एक knowledge हो गया, वो आप बड़ों से जो प्राप्त करते हो, वो सबसे ज्यादा important होता है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, आप बहुत Thank you बड़े। sir. Thanक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अमिताभ जितना है आप भी उसकी ऊंचाइयां तक बस आप बस सर, आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, हमारी थैंक यू, शुभेच्छा, हमारे थैंक यू आशीर्वाद। सर। हाँ जी, धर्मेंद्र भाई, बस आपसे विनती है, आप यू प्लीज टेक ओवर, प्लीज प्लीज करिए उनसे। बस जैसे मैं बता रहा था कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, उपाय क्या है, तो उपाय मैंने आपको बता दिए कि जैसे प्रेशर कुकर वाली बात जो हमें बताई, सेल्फ कंपैरिजन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पॉन्स, सेल्फ डिपेंडेंस, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे साथ और पीछे है, वो बोलते हैं स्वयं दर्शन, स्वयं ज्योति, स्वयं मार्गकरण। स्वयं दर्शन, स्वयं ज्योति, स्वयं मार्गकरण। अगर आप इसको फॉलो करो आप, तो अपने आप में आपका भावनात्मक जो संतुलन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बरकरार रहेगा। साथ में हम पेरेंट्स को ये बताते हैं, टीचर को भी ये बताते हैं कि बच्चों को हम व्हाट टू थिंक वो सिखाते हैं, लेकिन हाउ टू थिंक वो नहीं सिखाते। क्या सोचना है वो सिखाते हैं,
लेकिन कैसे सोचना है वो नहीं सिखाते हैं। तो हमारी जो टीचिंग होती है, हमारी जो बच्चों के लिए पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई में हमें ज्यादा फोकस करना, हाउ टू थिंक। कोई भी एक इश्यू होता है उसको हम अलग अलग 10, 25, 50, 100 पहलू से सोच सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, व्हाट टू थिंक। बस अभी कोरोना है तो कोरोना का सोचिए, लेकिन हाउ टू थिंक फॉर कोरोना। आज मैं फेल हो गया तो व्हाट टू थिंक, वो करें। हाउ टू कन्वर्ट दिस फेलियर into opportunity, how to convert the adversity into opportunity, that is how to think। तो जो शिक्षक गण है वो भी वो ध्यान रखें कि what to think के ऊपर फोकस ना करें, how to think के ऊपर ज्यादा फोकस करें। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर मिलन ब्रोकर भी हैं। एक हम छोटा सा वीडियो दिखाएंगे और फिर ओवर टू मिलन ब्रोकर सर। नमस्कार उन सभी को जो आज ये वीडियो देख रहे हैं। माय नेम इज जानवी पटेल एंड आई एम एन एजुकेटर। स्कूल लाइफ हमारे जीवन का एक सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। स्कूल में ना तो सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास होता है, पर हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। स्कूल में जो बीज बोए जाते हैं उसी प्रकार का व्यक्तित्व निकलता है। स्कूल में बच्चे अक्सर 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं: इमोशनल प्रॉब्लम्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स एंड मेंटल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। हम बात करते हैं एकेडमिक प्रॉब्लम्स की। एकेडमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि छोटी-छोटी चीजें भूल जाना, पढ़ाई पर फोकस न कर पाना, किसी सब्जेक्ट में या किसी विषय में डिस्ट्रैक्टेड रहना, स्थिर मन रख के पढ़ न पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों की एकेडमिक प्रॉब्लम्स है जो अपने पेरेंट्स या टीचर्स से शेयर नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स। डिप्रेस्ड फील करना, अकेले रहना, घर से कहीं बाहर न निकलना, दूसरों से बात न कर पाना, ये सारे उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं। अंत हम बात करते हैं बच्चों के बिहेवियर एंड मेंटल प्रॉब्लम्स में। इन प्रॉब्लम्स में बच्चे अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों के मानसिक विकास में बहुत असर होता है। जब बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तब उनको जरूरत होती है किसी ऐसे पर्सन की जिनसे वो बात कर सके, जिनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। राजकोट के सेल्फ फाइनेंस स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन एवं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान भवन के द्वारा उजास एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पे बच्चों का एवं पेरेंट्स का काउंसलिंग होगा। उजास एक स्टूडेंट काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत राजकोट के कई स्कूल्स को सेंटर्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पे पेरेंट्स एवं बच्चे आके अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और काउंसलर से बात कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ मैटर्स। मैं चाहती हूँ कि आप सब चाहिए अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप बच्चों की प्रॉब्लम्स जान पाएंगे तभी उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। I am glad to announce, I am glad to tell you all that Genius Group of Institution is one of the centers for counseling। यहाँ पे आइए, आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिंक दी गई है और अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश कीजिए। अंततः मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बात कीजिए, बात करोगे तो बात करोगे। धन्यवाद। सो बात करोगे तो बात बनेगी। आज के ये विषय भावनात्मक बुद्धि का क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों की लाइफ में, उसमें मुझे जो बोलने का ये मौका दिया, इसलिए मैं करुणा फाउंडेशन और खास तौर पे वितल खेतानी जी का शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही मैं जो सभी बच्चे जो सुनते हैं सभी बच्चों को मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो जीवन है वो आपका जीवन हर तरीके से ऊंचाइयां सर करे। आपका जीवन, आपका जो EQ, IQ, SQ, वो हर एक जो आपके क्वेश्चन है वो ऊंचाइयों को सर करे और आप भारतवर्ष को विश्व में बहुत ही महान देश बनाए। और साथ में करुणा फाउंडेशन की जो मुहिम है वो मुहिम हर प्राणी, हर पक्षी के लिए जो करुणा की बात है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। मेरी स्कूल में भी गौशाला है, हमने शाला में गौशाला का कंसेप्ट रखा है
हमारे स्कूल में भी बच्चे गौशाला में जाके अपनी सेवा देते हैं। और हमारे यहाँ एक जो वैन है, वो वैन ऐसे काम करता है जो पक्षियों को, पशुओं को, मछलियों को खाना देती हैं। उसमें भी रोज 60 बच्चे जाते हैं। और मेरा अनुभव ये है पिछले 10 साल का कि ये सब कार्य करने से बच्चों की जो भावनात्मक बुद्धि है, वो भावनात्मक बुद्धि का विकास होता है और उसका बैलेंस बरकरार होता है। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डी भाई। जैसा कि आपने बताया कि ऐसे सत्कर्मों से या पृथ्वी के जितने भी भगवान ने जितने भी अबोध जीव बनाए हैं, उनके साथ प्यार, सद्भाव और करुणा बढ़ाने से बच्चों में भी करुणा का वो उदय होता है। आपकी बात सही है। जैसे एक संत महात्मा ने कहा था कि पूछ नहीं होगी तो मूछ भी नहीं होगी। मीन्स एनिमल्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो ये करुणा हमारे लिए भी ना कि सिर्फ परमार्थ के लिए, बट अपने स्वार्थ के लिए भी करुणा इतनी जरूरत है। हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए भी इतना जरूरी है कि हम जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके साथ हम प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। आपने बहुत बहुत अच्छी पूरी प्रेजेंटेशन के साथ सबको माहिती दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके सेल्फ फाइनेंस स्कूल के माध्यम से जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे हैं बच्चों में IQ बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तो शायद विदित होगा कि अनफॉर्चुनेटली राजकोट ऐसा विश्व में बोला जाता है, इट्स नाउअडेज इज गोइंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स बिकमिंग सुसाइड कैपिटल। बहुत डेली आप न्यूज़पेपर में हम पढ़े 3, 4, 5 सुसाइड होते हैं। और कई सुसाइड तो ऐसे होते हैं जो बाहर भी नहीं पड़ते, क्योंकि वो सामाजिक वो आबरू के लिए कई ऐसा डिक्लेयर भी नहीं होता है। डिप्रेशन के इतने बड़े बहुत बनाव हो रहे हैं, खास करके बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चों में भी इस तरह के वायलेंस बढ़ गया है। एक दूसरे से जेलसी बढ़ गई है, पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं। एल्डर्स का जो होता है प्रेम और सद्भाव वो भी बहुत कम हो गया है। तो उसी सभी पहलुओं पर और इमोशनल क्वेश्चन कैसे बढ़ाया जाए, उस पर पूरा मार्गदर्शन के लिए मैं अब आमंत्रित करूंगा आज के हमारे वरिष्ठ स्पीकर डॉक्टर मिलन रोकड़ जी। वो गुजरात के बहुत बड़े चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं और बहुत ही सद्भाव से आज के हमारे वेबिनार में हम पधारे हुए हैं। डॉक्टर मिलन रोकड़ जी से मैं आह्वान करता हूं कि वो हम सबको अपना अनुभव सिद्ध मार्गदर्शन दे। डॉक्टर मिलन रोकड़। ओके, नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, तो आज काफ़ी बातें सुनी। EQ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। थोड़ी सी साइंटिफिक बातें करना चाहूँगा यहाँ पे कि काफ़ी हमने बातें की कि व्हाट इज़ मतलब EQ क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बट साइंटिफिकली हम इमोशनल क्वेश्चन किसको कहेंगे और व्हाट आर द डोमेन्स के उसमें इमोशनल क्वेश्चन में क्या क्या आता है और उसमें कैसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इमोशन, व्हाट इज़ इमोशन, वहीं से शुरुआत करते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि इमोशन क्या होता है। तो इमोशन ये है कि इट इज़ कॉम्प्लेक्स फीलिंग स्टेट, कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग स्टेट है जो आप फील करते हो और फील करने के बाद उसका जो साइकिक, सोमेटिक और बिहेवियरल कंपोनेंट है उसके जो उसको एक्सप्रेस होता है उसको हम इमोशन कहते हैं। साइकिक मतलब जो आपके दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं, जो विचार आते हैं, वो सब। सोमेटिक कंपोनेंट मीन्स आप जो विचार आते हैं, जो फीलिंग्स आती है, उसको जो आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने बॉडी में, उसको हम सोमेटिक बोलते हैं। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है बिहेवियर कंपोनेंट। आप साइकिक कंपोनेंट जो थॉट्स आते हैं, उसके बाद आपने एक एक्सपीरियंस किया कि उस थॉट की वजह से मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद बिहेवियर कंपोनेंट आता है कि भाई ये सब चीज़ें हो रही है, उसको आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो बिहेवियरली। कई बार इरिटेबल हो जाते हो, कई बार बहुत सैड हो जाते हो, कई बार कुछ ना करने की चीज़ें भी कर लेते हो। सो दैट इज़ अ बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ इमोशन। सो दैट इज़ अ इमोशन। एंड इमोशन क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। साइकोलॉजी में ऐसे आप देखिए तो कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है और एक पर्टिकुलर स्कूल नहीं है। वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। बट अल्टीमेटली आप देखें तो वो सब चीज़ें एक ही जगह पे आके रुकती है और सबका जो आप कंक्लूजन निकाले तो वो कंक्लूजन सबका एक ही निकलता है कि इमोशनल क्वेश्चन क्या है। तो हम काफ़ी जो स्कूल्स है उसके बारे में बात नहीं करते, साइकोलॉजिकल स्कूल्स है। हम सीधे कंक्लूजन पे ही आते हैं कि व्हाट इज़ इमोशनल क्वेश्चन, उसमें क्या क्या डोमेन्स आते हैं।
सबसे पहले उसमें जो डोमेन आता है वो है सेल्फ अवेयरनेस। लाइक आप अगर इमोशंस आपको आ रहे हैं तो आप उसके रिगार्डिंग कितने अवेयर हो कि मुझे ये इमोशंस आ रहे हैं। और हम अगर चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको उसको लेबल करना आना चाहिए। और पेरेंट्स से इतना कहूँगा कि उन लोगों को चाइल्ड जो होता है उसको पता नहीं होता है कि क्या मैं फील कर रहा हूँ। इट इज़ लाइक एंग्री स्टेट और हैप्पी स्टेट और जॉयफुल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो उन स्टेट जो फीलिंग्स है, जो इमोशन है, उसको हमें लेबल करना आना चाहिए, या तो हमें उसको लेबल बच्चों को करवाना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर बच्चा बहुत ही इरिटेबल है, गुस्से में है, आपने उसको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया या फिर उसको वे पे जाना है मना कर दिया, तो वो बहुत इरिटेबल है। तो आप उसको बोलिए कि नहीं मैं समझ सकता हूँ कि तू बहुत इरिटेबल है, और पूछ सकते हो कि आप इरिटेबल फील कर रहे हो, तो बच्चा बोलेगा कि हाँ ठीक है, चलो ये इरिटेबल स्टेट है, इसको इरिटेबिलिटी गुस्सा बोलते हैं। तो इमोशन को हमको पहले उसको लेबल करना, उसको बच्चों को सिखाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि सेल्फ अवेयरनेस होती है कि नहीं, हमें ये मेरा इमोशनल स्टेट है और ये जो बिहेवियर है वो उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी चीज है कि सेल्फ रेगुलेशन, कि इमोशंस हम अवेयर हो गए कि भाई चलो क्या इमोशंस आ रहे हैं हमारे अंदर, क्या इमोशन लग रहे हैं। बट उसके बाद की जो चीज आती है वो रेगुलेशन आती है कि भाई आप कैसे उसको इमोशंस रेगुलेट करेंगे। सो बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इमोशन रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले तो सबसे बढ़िया चीज़ है मॉडलिंग। लाइक आप अगर देखें कि बच्चे सीखते कहाँ से है, तो मोस्टली पेरेंट्स या तो फिर केयर टेकर्स की, जिसके साथ वो ज़्यादा देर या ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। तो अगर हम किस तरीके से अपने इमोशंस अवेयरनेस है, हम किस तरीके से अपने इमोशंस रेगुलेट कर रहे हैं, वो देख के बच्चे सीखेंगे कि भाई हमें किस तरीके से इमोशन कंट्रोल करने चाहिए। मैं कई फैमिलियों में देखता हूँ कि अगर फादर का नेचर ऐसा है कि वो बहुत ही एंग्री है, मतलब घर में किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, घर में किसी को भी मार देते हैं। तो बच्चे छोटी उम्र से ही अगर गुस्सा है तो किसी को भी मार देंगे, किसी को भी बोल देंगे, वो छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखेंगे। तो इस हिसाब से, किस हिसाब से आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस रेगुलेट कर रहे हो, उस हिसाब से वो बच्चे करेंगे। तो पहली चीज है कि मॉडलिंग, जिसको हम साइकोलॉजी में मॉडलिंग बोलते हैं, कि बच्चे सीखते कहाँ से, तो कि मॉडलिंग से, अपने पेरेंट्स से। तो सबसे पहले तो हमें, या तो फिर अगर आपको कुछ बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसको आप मॉडलिंग या फिर छोटा सा नाटक करके या तो फिर छोटी सी स्टोरी बना के इस हिसाब से आप बच्चे को कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है या फिर रेगुलेट करना है, वो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद है सोशल स्किल, कि भाई आप एक आपने अपना इमोशंस अवेयर कर लिया, अपना इमोशंस रेगुलर कर लिया, बट इमोशनल क्वेश्चन में अपने तक ही सीमित नहीं है सब कुछ। इमोशनल क्वेश्चन ऑल्सो इंक्लूड वो सामने वाले के भी इमोशंस आपको पहचानने आने चाहिए, और साथों साथ उसके हिसाब से भी अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करना आना चाहिए। सो सोशल स्किल जो है उसमें ये चीज़ें आती है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे सबके साथ बातें करते हो, कैसे अपना बिहेवियर सबके साथ रखते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोशल स्किल के लिए। कई बार हम देखते हैं कि अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स मना करते हैं कि भाई किसी से ज़्यादा बातें मत करो, या फिर यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, लाइक सब बोलते हैं कि आप नॉनसेंस बोल रहे हो। ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी पूछ लेते हैं तो पेरेंट्स जवाब भी नहीं देते, क्यूरियोसिटी का आंसर नहीं देते। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो आपको एज अ पेरेंट्स इसको कंट्रोल करना होगा। कई बार बोलते हैं तो आप उसको सिखा सकते हो कि भाई नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, रेदर देन आप उसको बिल्कुल मना ही कर दो। तो सोशल स्किल अगर उसमें कुछ डेविएट हो रहा है तो उसको आप कंट्रोल करके एक प्रॉपर लाइन पे लाइए, ना कि उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो डोमेन आता है वो है एम्पैथी। इन साइकेट्री और साइकोलॉजी, जिसके पास एम्पैथी है वही
सक्सेसफुल है, और सभी नॉट इन द साइकेट्री, सब जगह ऐसा है कि जिसके पास एम्पैथी है वो कुछ भी कर सकता है। लाइक एम्पैथी मीन्स कि आप अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के उसको आप वो कैसा फील कर रहा है अभी वो आप देखिए। तो व्हाट एम्पैथी से क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ही देखते हैं, सामने वाले का नहीं देखते हैं कि भाई वो किस कौन सी फीलिंग स्टेट में है या फिर वो कौन सी सिचुएशन में है। तो एम्पैथी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि भाई आप पहले ये सोचिए कि सामने वाला कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, और ये चीज़ें हम उसको उसके साथ भी यही चीज़ें करके सिखा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई बच्चा इरिटेबल है तो पेरेंट्स सुनते नहीं है कि क्यों इरिटेबल है, उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही उसको डांट दिया और बैठा दिया। बट यू गो इन द डिटेल, ऐसा नहीं है कि वो इरिटेबल है तो वो जो मांग रहा है या जो वो जो डिमांड कर रहा है वो उसकी पूरी कर दो, या ठीक है, उसको आप पूछो कि नहीं भाई क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है, और उसके उसके अकॉर्डिंगली आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन करो, ना कि उसको बिल्कुल बैठा दो। सो आप अगर उसके ऊपर एम्पैथी या फिर वो उसका जो इमोशनल स्टेट है वो जानने की कोशिश करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे उसी से ही बच्चा सीखेगा कि वो कैसे दूसरों के इमोशंस या फिर दूसरों की फीलिंग स्टेट को वो कैसे जानेगा, ठीक है। और फिफ्थ चीज है जो आती है वो है मोटिवेशन, हाउ टू मोटिवेट सेल्फ एंड हाउ टू मोटिवेट अदर पर्सन ऑल्सो। लाइक आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस पर्सन हो, बच्चे आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो अपना मोटिवेशन तो चलो ठीक है कैसे भी करके रख लेंगे, बट सामने वाले का मोटिवेशन कैसे करना है, उसको कैसे उसको एड्रेस करना है या फिर उसको कैसे कैसे उसका मोटिवेशन हम बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो इमोशनल क्वेश्चंस में आती है। और जैसे कि सर ने बताया अभी कि इमोशनल क्वेश्चंस इज मोर इम्पोर्टेंस देन आईक्यू, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिसने इमोशनल क्वेश्चन जो डेनियल कोलमैन करके है उसने बताया था कि इट इज़ 20% इज जो सक्सेसफुल आदमी है उसमें सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूशन ही आईक्यू का है, इट इज 80% कॉन्ट्रीब्यूशन इज इमोशनल क्वेश्चंस। सो दैट मच इम्पोर्टेंस इज इमोशनल क्वेश्चंस। अगर आप गुजरात में अभी तो चलो काफ़ी अच्छी स्कूल्स हो गई है जो इमोशनल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कंसंट्रेट करती है। हमारे टाइम में तो ऐसा था कि भाई चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बना तो कुछ नहीं होगा। So that type of things happen, but now more open-minded peoples are. So उसकी वजह से इमोशनल क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है आजकल। जो भी आप अगर कॉलेज में जाओ, आप इंटरव्यू में बैठो तो कोई आपके ग्रेड्स नहीं पूछेगा, वो सामने बैठा के बिल्कुल देखेगा कि भाई आप चीज़ें कैसे हैंडल करते हो, कैसे इमोशंस हैंडल करते हो। लाइक सर ने बताया कि अगर आपका IQ 90 है या फिर आपने 90% 95% अचीव कर लिए, दैट डजंट मीन कि यू आर सक्सेसफुल। फॉर बीइंग सक्सेसफुल ये सब चीज़ें इमोशनल क्वेश्चंस और सोशल स्किल, एम्पैथी, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो हमें बच्चों में रादर देन आप अच्छे ग्रेड्स लाओ, आप अच्छा पढ़ो, आपको यही बनना है, उसके ये सब चीज़ें ना करके बीइंग ओपन माइंडेड, आप भी एज अ पेरेंट्स भी ओपन माइंडेड रहो कि नहीं भाई उसको जिसमें जिसमें क्यूरियोसिटी है वो सब चीज़ें करे, और हर क्यूरियोसिटी का आंसर दे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इमोशनल क्वेश्चंस ये सब चीज़ें हो रही है, मतलब ये सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इफ एनी क्वेश्चंस और क्वेरी यू कैन आस्क। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोकड़ साहब, आपने बताया और डीवी सर ने भी उसको पूरा इलेबोरेट किया है कि इंसान की जो सफलता है उसमें सिर्फ 20% जो है वो ही IQ का रोल है, बाकी का 80% जो है वो EQ का रोल है। तो हम इस वेबिनार के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स और जितने भी किड्स इनको देख रहे हैं उनसे सबसे विनती करेंगे कि आप भावनात्मक अपनी जो सुधारणा है, अंतर मन की सुधारणा, उस पे भी आप अपना पूरा ध्यान देवे। और डीवी मेहता साहब ने तो पहले ही बोला हुआ है कि वो भी स्कूल सेल्फ
जो डिपेंडेंट स्कूल्स हैं उनके माध्यम से ये पूरा एक आंदोलन भी करने जा रहे हैं, एक जैसे मूवमेंट, हकारात्मक मूवमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें खास करके बच्चों में ये ईक्यू का प्रमाण बढ़े। आज अपने व्यस्त शेड्यूल से सभी दोनों प्रोमिनेंट वक्ता हमारे बीच जुड़े, और सरप्राइजिंगली अमित मेहरा जी जो भी एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, वो भी आज कोइंसिडेंटली हमारे ऑफिस के विजिट पे आए थे। इज ए ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीटा, वो भी आए थे और उनको भी हमने आज इनवाइट किया, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से आज की हमारी ऑडियंस को एड्रेस किया। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत भी करते हैं और ऋण स्वीकार भी करते हैं कि करीबन 1 घंटे से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज का जो दिन हमने पसंद किया था, आज विश्व स्वास्थ्य दिन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आज का जो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिन के उपलक्ष्य में आज का जो हमने वेबिनार किया था। वैसे डीवी भाई तो बहुत सारे जीनियस संवाद के माध्यम से करीबन मेरे ख्याल से 53 ऐसे वेबिनार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। तो भावनात्मक गुणवत्ता समाज की सिर्फ વધે, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक्स, बट उनका जो इमोशनल जो प्रदान है वो भी बढ़े, उस दिशा में बहुत मक्कम और निर्णायक प्रदान आप जैसे सभी महानुभावों के द्वारा हो रहा है, तो उनका भी हम बहुत बहुत ऋण स्वीकार करते हैं। और आप दोनों हमारे साथ आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस वेबिनार का समापन होने की हम घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे गो मातरम।